कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के सबारकटिक इलाके से। यह जगह बेहद सुनसान और वीरान है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर फैली हुई। इस खामोश और बर्फ से ढके संसार में रहती है साइबा, एक औरत जिसे अपना अतीत कभी चैन से जीने नहीं देता। साइबा बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब हमारे कबीले के एक शमैन ने कहा था कि यह लड़की श्रापित है। वह जिसके भी करीब होगी उसकी देखभाल करेगी, लेकिन अंत में उसे नुकसान ही पहुंचाएगी। समय के साथ साइबा को भी लगने लगा कि यह श्राप सच है। अब वह अपनी छोटी बेटी अंजा के साथ इस बर्फीली दुनिया में अकेली जिंदगी बिता रही है। उनका डेरा हमेशा बदलता रहता है क्योंकि इस पूरे इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। सैनिकों से बचने के लिए उन्हें एक जगह टिक कर रहना नामुमकिन है। पहले साइबा अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, लेकिन किसी अनजाने कारण उसने उन्हें छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ बसी। इस जमी हुई जमीन पर जिंदा रहना बेहद मुश्किल है, खासकर जब चारों तरफ सिर्फ ठंड, बर्फ और खामोशी हो। खाने के लिए उन्हें हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। अंजा का पूरा बचपन संघर्षों में बीता है। उसने कभी भी बाहर की रंगीन और रौनक भरी दुनिया को नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि एक दिन वह उन लोगों से मिले जो इन बर्फीले पहाड़ों और वीरान जमीन से बहुत दूर रहते हैं। साइबा और अंजा ने कुछ कुत्ते भी पाले हुए थे जो शिकार और सफर में उनकी मदद करते थे, लेकिन एक दिन उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके दर्द को देखकर साइबा का दिल पिघल जाता है। उसे पता है कि अगर वह जिंदा रहा तो और इसके बाद मां बेटी अपने सामान समेटती है और एक छोटी नाव पर बैठकर नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ती है। बर्फीले पानी और ठंडी हवाओं के बीच उनका सफर बेहद कठिन होता है। रास्ते में वे रूसी सैनिकों को देखते हैं जो रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटे होते हैं। उन्हें देखते ही अंजा का दिल धड़कने लगता है और साइबा की सांसें थम जाती है। अगर सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो उनका बच पाना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत उस दिन उनके साथ होती है। सैनिक उन्हें देख नहीं पाते और दोनों जल्दी से वहां से दूर निकल जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां इंसानों का नामोनिशान तक नहीं। यह जगह है आर्कटिक टुंड्रा, बर्फ से ढकी, ठंडी, लेकिन सबसे अहम बात, यहाँ कोई उन्हें छू नहीं सकता। साइबा और अंजा यही नया ठिकाना बनाने का फैसला करती है। वे बर्फ के बीच अपना टेंट लगाती है और धीरे धीरे इस नई रात गहरी हो चुकी थी। टुंड्रा की बर्फीली हवाएं टेंट को हिला रही थीं। अंजा गहरी नींद में थी, लेकिन साइबा की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह अपने पास रखे भेड़िए के पंजे को उठाकर देर तक घूरती रही। उस पंजे को देखते ही उसका अतीत उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा। कभी साइबा अपने कबीले के साथ रहती थी, लेकिन लोगों को विश्वास था कि वह श्रापित है। कहते थे, अगर यह हमारे बीच रही तो हमारे साथ अनहोनी होगी। अंततः उन्होंने उसे अपने गांव से निकाल दिया। अकेली और टूटी हुई साइबा बर्फ से ढके जंगलों में भटकती रही। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक रेंडियर जनजाति के आदमी से हुई। वह अलग छलग खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। उसने साइबा को अपने कबीले में जगह देने की बात कही। साइबा ने उसका भरोसा किया और उसके साथ चली गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। और एक दिन उसने उसे भेड़िए का पंजा उपहार में दिया। उस पल साइबा के कानों में फिर वही पुरानी आवाज गूंज उठी, शमैन की चेतावनी, जिसे भी तुम चाहोगी या जिसकी देखभाल करोगी वह नष्ट हो जाएगा। उस याद ने उसके दिल में। अगले दिन साइबा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में निकली। बर्फ पर चलते हुए अचानक उसने दूर एक आदमी को गिरते हुए देखा। वह बुरी तरह घायल था, शरीर आधा बर्फ में जकड़ा हुआ, चेहरा भूख और दर्द से नीला पड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह आदमी बर्फ पर गिरकर बेहोश हो गया। साइबा का दिल धड़क उठा। उसने हथियार मजबूती से पकड़ा और सतर्क होकर उस आदमी के पास पहुंची। साइबा उस घायल आदमी के पास पहुंचती है। शुरू में उसका इरादा साफ होता है, उसे बेहोश देखकर उसका सामान उठाने लगे, लेकिन तभी आदमी हल्की सी करवट लेता है और कांपती आवाज में मदद की गुहार करता है। साइबा के मन में दो ख्याल टकराते हैं। एक तरफ शमैन की चेतावनी, लेकिन टेंट में पहुंचते ही आदमी दोबारा बेहोश हो जाता है। साइबा उसकी चोटों का इलाज करती है, उसे पट्टियां बांधती है और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होती है। फिर वह उसका सामान टटोलने लगती है। छेले के भीतर से उसे एक नक्शा और एक रेडियो मिलता है। दोनों चीजें रहस्यमयी और खतरनाक लगती है। थोड़ी देर बाद अंजा टेंट में आती है। जैसे ही उसकी नजर अजनबी पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। ये आदमी कौन है, मां? अंजा सवाल करती है। साइबा गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे नहीं पता।
जब मैं शिकार पर निकली थी यह मेरे सामने गिर पड़ा था। अगर मैं इसे यहाँ न लाती तो यह अभी तक मर चुका होता। कुछ देर बाद वह आदमी होश में आता है। छकी हुई आवाज में अपना नाम बताता है, लोकी। अंजा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितने खुशकिस्मत हो। माँ अंजा लोकी के लिए गर्म सूप बनाती है। उसकी नजरें लगातार उसी पर टिकी रहती है, क्योंकि अपने जीवन में उसने पहली बार किसी अजनबी लड़के को इतने करीब से देखा था। दिन गुजरते जाते हैं और लोकी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब वह पूरी तरह से खड़ा हो सकता है। एक सुबह वह अंजा और साइबा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर निकलता है। बर्फीले पानी में नाव डोलती है और लोकी मुस्कुराकर कहता है, तुम दोनों की वजह से आज मैं जिंदा हूं। यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। लोकी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब सोचता हूं यह एहसान कैसे चुकाओ। साइबा ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। लेकिन अंजा शरारती मुस्कान के साथ बोल उठी, अगर सच में एहसान चुकाना है तो एक रेंडियर का शिकार करके लाओ। लोकी हंस पड़ा और गंभीरता से वादा किया, ठीक है, अगर मुझे कभी रेंडियर दिखा तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। इसके बाद तीनों नाव से उतरकर बर्फीले मैदानों में निकल पड़े। वहां दूर उन्हें एक सील नजर आई। साइबा ने बड़ी सफाई से उसका शिकार किया और वे लोग शिकार लेकर टेंट में लौट आए। रात गहराई। टेंट के भीतर आग की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। साइबा और अंजा ने सील का मांस काटकर कच्चा ही खाना शुरू किया, क्योंकि उनकी जनजाति में मांस इसी तरह खाया जाता था। यह देखकर लोकी चौंक गया। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने अपने तरीके से मांस पकाया और फिर खाया। कुछ देर बाद लोकी ने अपना रेडियो निकाला और अंजा को दिखाया। उसने उसमें संगीत चलाया। टेंट के भीतर पहली बार घुने गूंज उठीं। अंजा और साइबा हैरान रह गईं। उनके लिए यह आवाजें बिल्कुल नई थीं, जैसे ठंड और खामोशी से भरी जिंदगी में अचानक किसी ने गर्माहट और रंग भर दिए हों। दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहीं। संगीत की धुनों के बीच साइबा की नजर बार बार लोकी पर टिकती रही। सालों से अकेली रहने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अजीब खिंचाव में बंधती जा रही हो। धीरे से उसने पूछा, लोकी, तुम यहाँ कैसे आए?